हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ उत्कर्ष लॉ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लैट 22 और 23 की जो डेट अनाउंस हो गई है, उसके अलावा आईलेट 22 की भी डेट अनाउंस हो गई है। इन दोनों पेपर्स के अंदर क्या सिलेबस आता है, कैसे हम इस सिलेबस को मास्टर कर सकते हैं और कैसे हम कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी इस सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। हालांकि हमारी सारी क्लासेस लाइव जा रही हैं ऐप पे भी और यूट्यूब पे भी, ठीक है। तो जिन्होंने ऐप पे सब्सक्राइब किया उनका कोर्सेज भी चल रहा है और यूट्यूब पे भी हम लोग अपनी तरफ से जितना ज़्यादा दे सकते हैं वो सब दे रहे हैं। उसके अलावा सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिलेबस को नहीं समझेंगे तो हमारे पास में वो एज नहीं आ पाएगी, हम लोग हायर रैंकिंग पे नहीं जा पाएंगे और अच्छे एनालिसिस को नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लैट 22 और 23 का जो डेट अनाउंस हुई है उसको, उसके अलावा आईलेट 22 की भी डेट अनाउंस हो चुकी है। इनके सिलेबस को हम लोग देखेंगे और हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स को भी देखेंगे कि कैसे हम इस सिलेबस को मास्टर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो हमारे पास में है कि क्लैट 22 जिसका आप सभी को इंतजार है और आप लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि सेकेंड संडे ऑफ मई को क्लैट का एग्जाम होगा। हाँ जी, इस बार सेकेंड संडे ऑफ मई 8 मई को पड़ रहा है, 8 मई को पड़ रहा है और 8 मई को ही एग्जाम होगा, ठीक है। अब हम सभी को पता है कि कोरोना जो है वो लगभग छोड़ रहा है हमारे देश को, काफ़ी लोग वैक्सीनेट हो गए हैं, तो टाइम पे एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। और ये किनके लिए है? जो या तो प्रेजेंटली 12th क्लास में है या फिर इस साल ड्रॉप ले रहे हैं। जिन्होंने अभी 12th दी है और वो इस साल ड्रॉप ले रहे हैं, वो लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं, या उसके अलावा जो अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं वो लोग भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके अलावा क्लैट 23 उन बच्चों के लिए है जो कि क्लास 11th के अंदर हैं, अभी हैं क्लास 11th के अंदर, पर चाहते हैं कि हम आगे जाके बड़े वकील बने या जज बने, तो ये एग्जाम आप दे सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम होगा 18 दिसंबर को। ये सबसे नई सूचना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लैट हमेशा होता है मई के अंदर। इस बार पहली बार ये हो रहा है कि हम लोग दिसंबर के अंदर ही क्लैट का एग्जाम ले लेंगे। कंसोर्टियम ने ये डिसाइड किया है कि दिसंबर के अंदर ही हम लोग एग्जाम ले लेंगे, ताकि मई 23 के अंदर, मई 2023 के अंदर कोई भी एग्जाम ना लेना पड़े, सिर्फ काउंसलिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। चलिए, अब पहली चीज जो प्रेस रिलीज आई है उसके अंदर कोई भी पैटर्न के अंदर चेंजेस नहीं सजेस्ट किए गए हैं। जो 2021 के अंदर हमने पेपर दिया था वही सेम पैटर्न का पेपर अभी भी आएगा। कोई नोटिफिकेशन के अंदर चेंजेस नहीं आए हैं, कोई भी प्रेस रिलीज के अंदर चेंजेस नहीं आए हैं। दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि मई 2023 के अंदर अब एग्जाम नहीं होगा, दिसंबर 23 के अंदर हो सकता है, पर वो थोड़ा दूर है, उस नोटिफिकेशन के आने पे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और ये कौन एग्जाम दे सकता है दिसंबर 23 वाला? जो क्लास 11th के अंदर हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर कौन सी स्ट्रीम के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं? तो क्लैट एग्जाम देने के अंदर ह्यूमैनिटीज वाला भी दे सकता है, कॉमर्स वाला भी दे सकता है और साइंस वाला भी बच्चा एग्जाम दे सकता है, ठीक है। क्या हमें इंग्लिश मीडियम से होना जरूरी है? कोई यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है। आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो सकते हैं या आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो सकते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं, पर ध्यान रहे एग्जाम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होगा। पेपर जो आएगा हमारा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होता है, हिंदी मीडियम में नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। इंग्लिश, आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो एग्जाम दे सकते हैं, पर आपको एग्जाम इंग्लिश मीडियम में ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी सूचना थी। अब आते हैं हम लोग आईलेट पे। आईलेट मतलब ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। ये होता है एनएलयू दिल्ली में एडमिशन के लिए। एनएलयू दिल्ली में अगर आपको एडमिशन लेना है तो फिर आपको आईलेट का एग्जाम देना पड़ेगा। इसके भी हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे, कैसा पेपर आता है, ठीक है। ये हर साल फर्स्ट संडे ऑफ मई में होता है, ठीक है। तो इस बार भी फर्स्ट संडे ऑफ मई 2022 में होगा, जो कि है हमारा 1 मई, 1 मई 2022, ठीक है। फर्स्ट संडे ऑफ मई 2022 मतलब फर्स्ट संडे 1 मई को आईलेट का एग्जाम होगा, सेकंड संडे 8 मई को
क्लैट का एग्जाम होगा, बिजी शेड्यूल, ठीक है। अभी 2023 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि 2023 भी क्या दिसंबर में होगा, तो अभी इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो फिर से हम आपके सामने आएंगे और पूरे नोटिफिकेशन को बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब क्लैट को जानने के लिए हम लोग आगे आ गए हैं। क्लैट आखिर होता क्या? अगर आप पहली बार क्लैट का नाम सुन रहे हैं या फिर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्लैट होता क्या है, तो वो आज हम लोग देखते हैं। क्लैट क्या है? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। देश भर में जितने भी एनएलयूज हैं, लगभग हर स्टेट के अंदर एक एक एनएलयू या एक से ज़्यादा एनएलयूज हैं। तो देश भर के अंदर टोटल जो 22 एनएलयूज हैं, 22 एनएलयूज हैं, उनमें एंट्रेंस के लिए हम लोग एग्जाम लेते हैं क्लैट। 2008 से शुरू हुआ था। अभी कौन ऑर्गेनाइज करता है? कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जिसे हम लोग आगे कंसोर्टियम ही कहेंगे, ठीक है। अब पूरा नाम नहीं लेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ जब भी कहेंगे कंसोर्टियम कहेंगे, ठीक है। तो एनएलयूज का एक अलग से कंसोर्टियम है, वो इसका एग्जाम लेता है, वही डिसाइड करता है। अभी कंसोर्टियम की ही मीटिंग में जो प्रेस रिलीज आया था उससे हमें पता पड़ा कि इस बार 2 एग्जाम होने वाले हैं 2022 में। टोटल कितनी सीट है सर? टोटल अराउंड 3000 सीट्स हैं। देश भर के अंदर 22 एनएलयूज हैं, टोटल अराउंड 3000 सीट्स हैं। एक और चीज, टोटल 23 एनएलयू हैं, 23 एनएलयूज हैं। टोटल कितने एनएलयूज हैं? 23, जिसमें 22 का एग्जाम क्लैट के थ्रू होता है और एनएलयू दिल्ली का एग्जाम जो है वो सेपरेट होता है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। चलिए, अब इसके अंदर क्या कोई एज लिमिट है सर? तो क्लैट के अंदर कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। क्लैट के अंदर पहले 20 साल की एज लिमिट थी कि अगर आप 20 क्रॉस कर जाते हैं तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, बट अब वो एज लिमिट हट चुकी है। अगर आप 21 या 22 के हैं, 23 के हैं, 20 प्लस भी हैं तो एग्जाम दे सकते हैं, तो कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। सर कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं? तो अनलिमिटेड टाइम्स आप एग्जाम दे सकते हैं। यहां पे कोई भी रोक टोक नहीं है, ठीक है। चांसेस नहीं है यहां पे। आप अगर 3 बार चाहें, 4 बार चाहें तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार एग्जाम दे सकते हैं। तो एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी बार दे सकते हैं उसकी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तैयारी आप कर सकते हैं। सिलेबस क्या होगा हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। ये देखिए, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलेबस हमारे टोटल होते हैं 5 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट के अंदर पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के बाद में करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, जीके, करंट अफेयर्स एंड जीके। तीसरा हमारा सब्जेक्ट है लीगल रीजनिंग। चौथा हमारा सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग और 5वां हमारा सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ठीक है। तो पहले 4 सब्जेक्ट तो आपको काफी सुने सुने लग रहे हैं। इंग्लिश है, करंट अफेयर्स एंड जीके है, लीगल रीजनिंग है, पहले जो कि लीगल एप्टीट्यूड हुआ करता था, अब थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर दिया है और इसे लीगल रीजनिंग बना दिया है। उसके बाद में होता है लॉजिकल रीजनिंग और लास्ट में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जो कि बेसिकली होता क्या है? मैथ्स, ठीक है, जो कि बेसिकली होता है मैथ्स, बट इसके अंदर डीआई के क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस ही मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्या पढ़ना जरूरी है, अभी हम लोग सेक्शन में आते हैं तो हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी क्वांटिटेटिव टेक्निक कोई बहुत नई चीज नहीं है, सिंपल सी एक चीज है कि मैथ्स के अंदर हमें डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, ठीक है। चलिए, 5 सब्जेक्ट हो गए हमारे। अब कितने मार्क्स का एग्जाम होता है? पहले 200 मार्क्स का हुआ करता था, पर 2020 के बाद से अब 150 मार्क्स का एग्जाम होता है। टाइमिंग कितनी है, कितना टाइम मिलता है ये 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? तो 2 आवर्स, टोटल 120 मिनट मिलते हैं हमें, ठीक है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। अगर आप टफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो भी 1 मार्क्स मिलेगा, इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो भी 1 ही मार्क्स मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है क्या सर? हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग है 1/4। कितनी है? 1/4। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके कट कर दिए जाते हैं।
ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन छोड़ दें तो क्या होगा, अगर कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बेसिक यहां पे रूल चलता है, छोड़ने पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर गलत कर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग है, सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग आंसर्स के लिए। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग आंसर्स के लिए, ठीक है। चलिए, अब ये कितने कितने मार्क्स के आते हैं? 5 सब्जेक्ट है, क्या सब बराबर आता है? नहीं, सबका वेटेज अलग है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसका वेटेज लगभग 20% ऑफ द पेपर रहता है। 20% मतलब अराउंड 30 क्वेश्चन होना चाहिए, +- 2 चलता है। 28 से लेके 32 क्वेश्चन, 28 to 32 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में करंट अफेयर्स का वेटेज रहता है 25%। 25% मतलब 35 to 39 क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब ये स्ट्रिक्ट नहीं है, 35 to 39 बोला तो क्या सर 40 क्वेश्चन आ गए तो हम चैलेंज कर सकते हैं? नहीं, ये अप्रॉक्स है, रफली 25% है। तो इसका मतलब जब क्लैट 2021 के अंदर 40 क्वेश्चंस पूछे गए तो ये गलत नहीं है, ठीक है। चलिए, लीगल रीजनिंग जो है इसमें वैसे पूछे 7 पैसेज गए थे 35 क्वेश्चन के, और यहां लीगल रीजनिंग में पूछे गए थे 40 क्वेश्चंस, जो कि सेम है, अप्रॉक्स 25% ऑफ पेपर ही है, ठीक है। तो ये रफ आइडिया देता है, स्ट्रिक्टली इतने ही क्वेश्चन आएंगे ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। ये भी 35 से 39 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ पेपर। लॉजिकल रीजनिंग अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द पेपर पूछा जाएगा, जो कि 28 to 32 क्वेश्चंस, अराउंड 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव टेक्निक मतलब जो आपका मैथ्स वाला पार्ट है वो रफली 10% का है। 15 क्वेश्चन, अराउंड 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 13 to 17 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 सालों से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि अराउंड 15 क्वेश्चन पूछेंगे, 13 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब इन सब में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर्स कौन से हुए? करंट अफेयर्स एंड जीके प्लस लीगल रीजनिंग। लीगल और करंट अफेयर्स, ये 2 पेपर जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे देखा जाए तो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज इक्वल है, और सबसे कम वेटेज है हमारा मैथ्स का या फिर क्यूटी का, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये पेपर का पैटर्न समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो हम लोग सिलेबस देख रहे हैं ना, ये क्लैट 21 का है। किसका है? क्लैट 21 का है, जो कि 23 जुलाई को हुआ था, थोड़ा लेट हो गया पैंडेमिक के कारण। चलिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना सब पढ़ने के बजाय एक सिंपल सी चीज बताता हूं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सिर्फ और सिर्फ पैसेज दिया जाएगा और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब डिटेल में एक बार देख लेते हैं। इन दिस सेक्शन ऑफ द यूजी क्लैट 2021 यू विल बी प्रोवाइडेड पैसेज, और जिसकी लेंथ क्या होगी? ऑफ अबाउट 450 वर्ड्स ईच, ठीक है। These passages will be derived from contemporary or historically significant fiction and non-fiction writing. मतलब ये कहीं से भी आ सकता है, किसी बुक में से भी आ सकता है, किसी ब्लॉग में से भी आ सकता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट जो भी फिक्शन और नॉन फिक्शन राइटिंग है, एंड वुड बी ऑफ अ स्टैंडर्ड दैट अ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट मे बी एबल टू रीड इट इन अबाउट 5 to 7 मिनट्स, ठीक है। अराउंड 5 to 7 मिनट्स के अंदर आप पूरा पैसेज पढ़ सकते हैं। पर मेरी मानिए जैसा हमने स्टूडेंट्स को देखा है, 450 वर्ड्स के पैसेज को पढ़ने में 2 मिनट से ज़्यादा, 2 या 2.5 मिनट मान लीजिए, मैक्सिमम 2 मिनट 30 सेकेंड्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। एक स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 5 to 7 मिनट्स। अदरवाइज मैक्सिमम अगर आप बहुत ही एवरेज पढ़ते हैं तो भी 3 मिनट्स के अंदर ये पैसेज कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्लस एक और चीज, ये 450 वर्ड्स जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है, ये एवरेज है। ये क्या है? 450 वर्ड्स एवरेज है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पैसेज 300 वर्ड्स का हो या फिर कोई पैसेज 600 वर्ड्स का हो, ठीक है।
तो आपको एकदम सिर्फ ये मान के नहीं चलना है कि 450 वर्ड्स का ही पैसेज आएगा, ये एवरेज है, ठीक है, अराउंड 450 वर्ड्स का होगा। तो उस हिसाब से हम अपनी तैयारी कर सकते हैं कि मुझे 3 मिनट्स के अराउंड एक पैसेज को पढ़ने में लगेगा, अदरवाइज मैं पेपर को छोड़ दूंगा। चलिए, अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? ईच पैसेज विल बी फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन। इसका मतलब एक पैसेज दिया जाएगा, उसके नीचे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दैट विल रिक्वायर यू टू डेमोन्स्ट्रेट योर कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल, योर कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग योर एबिलिटीज टू, पहली चीज क्या, रीड एंड कॉम्प्रिहेंड द मेन पॉइंट डिस्कस्ड इन द पैसेज as well as any argument and viewpoints discussed or set out in the passage। मतलब ऑथर क्या कहना चाह रहा है, ऑथर का क्या व्यू पॉइंट है, वो पूछा जा सकता है। समराइज द पैसेज, ठीक है, ड्रॉ इन्फ्रेंसेस, क्या इन्फ्रेंस निकल रही है, मतलब ऑथर क्या कहना चाहता है, ऑथर का व्यू पॉइंट क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या है, ऑथर का इन्फ्रेंस क्या है, ये सारी चीजें। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड व्यू पॉइंट्स, अभी हमने यहां लिखा, देखिए यहां पे कंपेयर करेगा, कंट्रास्ट करेगा ऑथर के व्यू पॉइंट्स को, सेट आउट इन द पैसेज, ठीक है। और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बच्चों को क्वेश्चन रहता है, सर वोकैब क्यों पढ़ाते हैं, वोकैब क्यों पढ़ाते हैं? यहां देखिए, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स, वेरियस वर्ड्स की मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, फ्रेज जो यूज की गई है, प्रोवर्ब्स जो यूज किया गया है पैसेज के अंदर, उनको भी आपको बताना होगा। तो आपका वोकैब भी इंपॉर्टेंट है, और प्रोवर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। मैंने नहीं लिखा है, क्लैट लिख के दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, इसको आप मोस्टली मान के चलिए कि करंट अफेयर्स ही पूछा जाएगा। जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये मान के चलता हूं कि इसमें करंट अफेयर्स ही पूछा जाएगा। स्टैटिक अगर पूछा भी जाएगा, स्टैटिक अगर पूछा भी जाएगा तो सीए से रिलेटेड ही होगा, करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही होगा, अलग से आपको स्टैटिक नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार क्लैट क्या कहता है वो देख लेते हैं। इन दिस सेक्शन यू विल बी प्रोवाइडेड पैसेज ऑफ अप टू 450 वर्ड्स ईच। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, 450 वर्ड्स का पैसेज नहीं दिया जाता है, थोड़ा छोटा पैसेज ही देते हैं। क्लैट वाले, कंसोर्टियम वाले बहुत दिलदार हैं, इतना बड़ा पैसेज मतलब जनरली नहीं देते हैं, थोड़ा छोटा ही देते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। The passage will be derived from news, journalistic sources and other non-fiction writing। सिंपल मैं बताता हूं, न्यूज़पेपर से आएगा, कोई ब्लॉग है इंपॉर्टेंट उससे आएगा, मैगजीन से आएगा, ठीक है। तो क्या सब हमको पढ़ना होगा सर? नहीं, सब चीज पढ़ पाना मुश्किल है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर दिन 10 बजे हरीश सर की क्लास आती है, इन सब का क्रक्स जो है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो सब आपके साथ में डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए ये वाली प्रॉब्लम तो आपकी हो गई सॉल्व, ठीक है। चलिए, द पैसेज विल बी डेराइव्ड फ्रॉम न्यूज, जर्नलिस्टिक सोर्सेज एंड अदर नॉन फिक्शन राइटिंग। द क्वेश्चन में इंक्लूड एन एग्जामिनेशन ऑफ लीगल इंफॉर्मेशन और नॉलेज डिस्कस्ड इन और related to the passage but would not require any additional knowledge of the law beyond the passage। सिंपल ये कह रहा है कि लीगल पैसेज अगर आ गया तो डरना नहीं है, उस पैसेज को पढ़ के जितना लॉ आपको समझ में आता है, लॉ क्या है, कॉमन सेंस, जितना लॉ आपको समझ में आता है उसमें आप आंसर कर सकते हैं, प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ की जरूरत नहीं है। कहीं से भी पैसेज आ सकता है ये कह रहा है, पर डरने की जरूरत नहीं है, आसान पैसेज देंगे हम, पर पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलिए, हर पैसेज के अंदर क्या होगा, ईच पैसेज विल बी फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन दैट विल रिक्वायर यू टू डेमोन्स्ट्रेट योर अवेयरनेस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज। सेफ साइड में रहने के लिए ना कंसोर्टियम हमेशा जीके वर्ड को जोड़ देता है सेफ साइड में, कि कल को कोई स्टैटिक पूछ लिया तो आप हमारे ऊपर चढ़ मत जाना, ठीक है। बट मोस्टली रहेगा ये करंट अफेयर्स। कैसे?
कंटेम्प्ररी इवेंट्स, समसामयिक जो चीजें होती हैं, कंटेम्प्ररी इवेंट्स मतलब जो अभी जो हो रहा है, ठीक है, चाहे तालिबान अफगानिस्तान में क्या कर रहा है, ठीक है, या फिर चाइना इंडिया बॉर्डर पे क्या कर रहा है, ये सारी चीजें क्या है, कंटेम्प्ररी इवेंट्स हैं। COP26 के अंदर भारत ने क्या कहा, इंडिया ने क्या कहा कि नेट जीरो करेंगे, ये सब एग्जांपल्स हैं किसके, कॉन्टेम्प्ररी इवेंट्स के, ठीक है। काफी सारी चीजें हमारे आसपास होती रहती है, न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ऑफ सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया का पढ़ना है, अगर कोई इंपॉर्टेंट इंडिया यूएस चाइना रिलेशन है वो भी पढ़ना पड़ेगा, वहां से भी आ सकता है। आर्ट्स एंड कल्चर, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। अभी हमने क्या देखा था पिछली स्लाइड में कि स्टैटिक आएगा पर करंट से रिलेटेड, यहां पे क्लैट क्या कह रहा है, हिस्टोरिकल इवेंट पूछ सकता हूं पर वो कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस का होना चाहिए। जैसे WTO बहुत न्यूज में है, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, ये स्टैब्लिश कब हुआ, ये सारी चीजें भी क्या हो गई, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें, डरना नहीं है, न्यूज़पेपर डेली पढ़ेंगे हरीश सर के साथ में और एक बार खुद से रिवीजन कर लेंगे, सब कवर हो जाएगा, ठीक है। लीगल रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि हम लोग आगे लॉ पढ़ने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो इन दिस सेक्शन यू विल बी एक्सपेक्टेड टू रीड पैसेज ऑफ 450 वर्ड्स, फिर यहां पे 450 वर्ड्स कहा गया है, अराउंड 400 वर्ड्स 450 वर्ड्स का पैसेज आता है, ठीक है। The passage may relate to fact, situation or scenarios involving legal matters, public policy question और moral philosophical inquiries। तीन चीजें कही, लीगल मैटर्स मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, हाई कोर्ट ने कुछ कहा, कोई एक लॉ बना हुआ है, कोई रूल है, उसके ऊपर तो आ ही सकता है। उसके अलावा मॉरल फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज और पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चंस पे भी आ सकता है, ठीक है। जैसे क्रिप्टो करेंसीज हैं, क्या ये पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड है, इसके जो रूल्स हैं, ठीक है, इसके जो रूल्स हैं वो क्या हो जाएगा, आपके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो जीके में भी आ सकता है और लीगल में भी आ सकता है, ठीक है। यू विल नॉट रिक्वायर एनी प्रायर नॉलेज। क्लैट सीधे सीधे कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग करनी होगी या फिर प्रायर नॉलेज चाहिए ही होगा। You will benefit from general awareness of contemporary legal and moral issues। आपको पर बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब यहां पे दोनों बातें इन्होंने कह दी है कि जरूरी नहीं कि आप पहले से लॉ पढ़ के रखो, पर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो फायदा तो जरूर मिलेगा। अब मैं आपको एक वर्ड बताता हूं, एब इनिशियो। क्या हमारे 12th तक के सिलेबस में यह वर्ड जनरली आता है? नहीं आता है, ठीक है। एब इनिशियो वर्ड जनरली नहीं आता है, काफी बच्चों को इस वर्ड के बारे में नहीं पता है, ठीक है। पर अगर आप पहले से जानते हैं तो आपको पता है कि इस वर्ड का मीनिंग है फ्रॉम दी बिगिनिंग, ठीक है। तो ये कैसे पता पड़ा, जब आपके पास में प्रायर नॉलेज है। अगर प्रायर नॉलेज होगी तो पैसेज समझने में आसानी होगी। इसका मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, जो पढ़ेगा पहले उसे एज मिलेगी, वो सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। चलिए, हर पैसेज में क्या होगा, आइडेंटिफाई एंड इन्फर द रूल्स एंड प्रिंसिपल सेट आउट इन द पैसेज, कि क्या लॉ है, इस पैसेज के अंदर कौन सा लॉ अप्लाई होगा वो आइडेंटिफाई करना होगा। पैसेज के अंदर दिया रहेगा, डरने की बात नहीं है, ठीक है। अप्लाई सच रूल्स एंड प्रिंसिपल टू वेरियस फैक्ट, उस प्रिंसिपल के अलावा आपको फैक्ट भी दिया जाएगा और उस फैक्ट पे वो प्रिंसिपल या वो लॉ या वो रूल अप्लाई करना होगा। अंडरस्टैंड हाउ चेंजेस टू द रूल्स और प्रिंसिपल में अल्टर देयर एप्लीकेशन टू वेरियस फैक्ट एंड सिचुएशन। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपको मोर देन वन रूल या प्रिंसिपल दिया जा सकता है, ठीक है।
एक से ज्यादा रूल या प्रिंसिपल दिया जा सकता है, क्योंकि थर्ड पॉइंट ये कह रहा है अंडरस्टैंड हाउ चेंजेस टू द रूल और प्रिंसिपल में अल्टर देयर एप्लीकेशन टू द वेरियस फैक्ट और सिचुएशन। अगर मैं इसी फैक्ट पे दूसरा लॉ लगा देता हूं तो क्या इफेक्ट होगा, इसका मतलब एक से ज्यादा लॉ दिए जा सकते हैं, एक से ज्यादा फैक्ट दिए जा सकते हैं सिंगल पैसेज के अंदर। ठीक है, चलिए, बहुत नया नहीं है। अगर आप पुराने पैटर्न को भी देखते हैं तो मोर और लेस इसी टाइप के क्वेश्चंस थे, बट अब क्या कर दिया है, प्रिंसिपल और फैक्ट को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, चलिए, लॉजिकल रीजनिंग, ये तो सबसे आसान पार्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले जो लॉजिकल रीजनिंग आता था उसमें सॉल्व बहुत करना पड़ता था, अब क्या करना पड़ेगा, रीड बहुत करना पड़ेगा, पढ़ना बहुत पड़ेगा। ठीक है, लंबे लंबे पैसेज आएंगे, पढ़ना पड़ेगा, अब सॉल्व नहीं करना है। तो जिनको सॉल्व करने में मजा आता था उनके लिए थोड़ा सा खराब हो गया, जिनको सॉल्व करना अच्छा नहीं लगता उनके लिए ये बहुत मजेदार हो गया है। ठीक है, तो चलिए, इतना सब पढ़ने से अच्छा है ना, मैं आपको सिंपल टॉपिक्स के नाम बता देता हूं, वही काम आ जाएगा। पहला टॉपिक है स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट। क्या मैंने मन से बताया? नहीं। रिकॉग्नाइज एन आर्ग्यूमेंट एंड इट्स प्रेमाइज एंड कंक्लूजन। ठीक है, दूसरा क्या आया, स्टेटमेंट, कंक्लूजन। ठीक है, दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर क्या होगा, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। चौथा चैप्टर क्या होगा, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन, रीजन, ये सारी चीजें क्या हैं, ये भी पूछी जा सकती है। डिसीजन मेकिंग हुआ, जजमेंट मेकिंग हुआ, ये सब सबसेट्स हैं, इन्हीं 4 चैप्टर्स के सबसेट हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा क्या सर सिलोगिज्म आएगा? क्या सर सिलोगिज्म आएगा? आ सकता है। कैसे आ सकता है, यहां पे देखिए, ड्रॉ रिलेशनशिप एंड एनालॉजीज, आइडेंटिफाई contradictions and equivalence and assess the effectiveness of the argument, plus infer what follows from the passage and apply these inferences to new situation. ठीक है, उसके अलावा critically analyze pattern of reasoning and assess how conclusion may depend upon particular premises or evidence. इन तीनों को जब आप पढ़ेंगे तो कुछ खास आपको चैप्टर के बारे में पता नहीं पड़ेगा, पर अगर आप सिलोगिज्म को जानते हैं पहले से तो आपको पता है कि कुछ प्रीमाइस दिए जाते हैं और फिर हमें कंक्लूजन निकालने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ प्रीमाइस दिए जाते हैं, ऑल एप्पल्स आर ऑरेंजेस, ऑल ऑरेंजेस आर मैंगोज, ये प्रीमाइस दिए गए। अब हमें कंक्लूजन निकालना है, सम मैंगोज आर ऑरेंजेस हैं कि नहीं, वो डिसाइड करना है। ठीक है, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा है सिलोगिज्म तो भी डरने की बात नहीं है, कवर किया जाएगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप ये जानेंगे कि ये जो सिलोगिज्म वाला पार्ट है अगर पूछ लिया जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि सर सिलेबस में तो आपने नहीं दिया था। ठीक है, प्लस इसके अलावा एक और क्वेरी रहती है कि सर क्या सारे क्वेश्चन पैसेज बेस्ड ही रहेंगे? तो ये मैं आपको बता दूं कि क्लैट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि सारे क्वेश्चन हम पैसेज बेस्ड ही पूछेंगे। हम लोग सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसा कि 2020 के पेपर में हुआ था। 2021 में कोई भी सिंगल क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में नहीं पूछा गया है, बट 2020 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, चलिए, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इतना सब पढ़ने से अच्छा है मैं आपको सिंपल बता दूं कि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, इन सब की थोड़ी थोड़ी प्रायर नॉलेज होनी जरूरी है। इन सब की थोड़ी थोड़ी प्रायर नॉलेज होनी जरूरी है, तभी आप डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हेल्प करेंगे, उनके जो आपके कॉन्सेप्ट है वो हेल्प करेंगे आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। पर डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन कैसे होते हैं? डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं, पहला बार ग्राफ आ सकता है, दूसरा पाई चार्ट आ सकता है, तीसरा लेजर चार्ट आ सकता है। लेजर चार्ट क्या होता है सर? इसको आप कभी कभी लाइन ग्राफ भी पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्थ है केसलेट्स आ सकते हैं। केसलेट्स मतलब एक पैसेज के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर टेबल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, टेबल चार्ट आ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो सब क्या होंगे? आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आएंगे। इसके अलावा 2020 का अगर आप पेपर देखें तो आपको मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 2020 में जो एक सेमी सर्किल वाला क्वेश्चन था वो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मेनली यही रहेगा 2020 में, तो सिर्फ और सिर्फ केसलेट्स आए थे, मेनली यही रहेगा। अदरवाइज हम लोग सारा सिलेबस कवर करके चलेंगे अपने सेफ साइड पे रहने के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। मोर और लेस सिलेबस जो है ना वो सेम ही है, थोड़ा सा एडिशन है, ठीक है। क्या है? ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट के अंदर 150 मार्क्स का एग्जाम है, 150 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1 आवर 30 मिनट। जैसे वहां 150 क्वेश्चन के लिए 2 आवर्स मिल रहे थे, यहां पे 1.5 आवर्स ही मिल रहे हैं। टोटल 90 मिनट्स ही मिलेंगे आपको, ठीक है। टोटल 90 मिनट्स मिलेंगे। थोड़ा सा आपको फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपकी स्पीड को फास्ट रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके अंदर भी आपके 5 चैप्टर ही हैं, 5 सब्जेक्ट ही हैं। इंग्लिश कितने मार्क्स का? 35 मार्क्स का। जनरल नॉलेज 35 मार्क्स का। एनएलयू दिल्ली के अंदर स्टैटिक जीके पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के आते हैं, ठीक है। इसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसमें सिंगल पिन पॉइंट फैक्ट्स आते हैं, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड 35 मार्क्स का, जिसके अंदर लीगल जीके जो है वो पूछा जा सकता है, लीगल जीके जो है वो पूछा जा सकता है। रीजनिंग में आपका वर्बल और क्रिटिकल दोनों रीजनिंग पूछे जाते हैं, ठीक है। जो वर्बल रीजनिंग अब क्लैट में नहीं पूछा जाता है वो अब यहां पे पूछा जाएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब 10th तक की जो भी मैथ्स है वो पूछी जाएगी, जिसे अभी तक हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह रहे थे। इसमें भी डीआई के क्वेश्चन आ सकते हैं पर थोड़ा सा सिलेबस बढ़ जाता है, पर ये सिर्फ 10 मार्क्स का है, बाकी सब 35 मार्क्स के हैं। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 150 मार्क्स। आपको सॉल्व करना होगा 1.5 आवर्स के अंदर, ठीक है। चलिए आज हम लोगों ने क्या किया, दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है, सारे एनएलयूज हैं, 23 एनएलयूज के एडमिशन में हमें क्या क्या चाहिए वो सारा हमने पढ़ा। उसके अलावा हमने क्लैट का और आईलेट का सिलेबस देखा और इनकी डेट्स को देखा। अब आपका काम है कि नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में जाने के बाद में आपको क्या क्या क्वेरी है वो लिखना है। आपकी सारी क्वेरीज हम लोग पढ़ेंगे, सबका जवाब आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ और चाहते हैं, अगर आप हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो जरूर आपने कुछ ना कुछ रूटीन बनाया होगा और उस रूटीन में कहीं दिक्कत आ रही है, आप हमसे कुछ चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक कवर करवाना चाहते हैं तो वो हमें बताइए। जो भी चीज़ आपको क्लैट के लिए चाहिए, आईलेट के लिए चाहिए, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए चाहिए, वो सबसे पहले हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसमें बस आपको क्या करना है,
अपने साथियों को जोड़ते जाना है और अपनी भी क्वेरीज को पूछते जाना है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों को भी बताएं कि उत्कर्ष लॉ क्लासेस पे क्लैट के लिए क्या क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।